दोस्तों, बीजेपी का फिर एक बार विपक्षी दलों को मुश्किल में डाल दिया है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के जो अपने कैंडिडेट के रूप में, एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन को, जो कि अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम घोषित करके अपने उम्मीदवार के तौर पे विपक्षी दलों में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया या करने का प्रयास किया गया, या कई लोग इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे हैं, वो सही है क्या? दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि पहले संजय राउत का बयान इसके ऊपर आया। अभी राजनाथ सिंह जो है, वो जो एक एम के स्टालिन है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग चली। अब सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित करना, मतलब सही मायने में और किसी को नहीं तो मुझे लग रहा तमिलनाडु की सियासी जंग में या राजनीतिक में एक बहुत बड़ा उथल तो ला कर दिया है बीजेपी ने। उसका वजह क्या है? पहला तो सीवी राधाकृष्णन जो है, मैं पहले बाद में बताऊंगा कि संजय राउत क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि सीपी राधाकृष्णन का क्या एक जो उनकी शॉर्ट में बताऊंगा कि जो पॉलिटिकल उनकी जर्नी वो कैसी रही है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी दोबारा मुड़ के संघ के पास गई, क्योंकि उसके पहले उन्होंने जो जगदीप धनखड़ को बनाया था वो पूरी तरह से संघ के नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं संघ में और बीजेपी में एक एक सामंजस्य स्थापित हो गया है कि जो भी अब पद का, जैसे कि बीजेपी के अध्यक्ष पद जो कि सितंबर में ही ऐसा है कि आने वाला है, तो उसके हिसाब से, और उपराष्ट्रपति का भी जो भी उम्मीदवार घोषित हुआ उसमें संघ के जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रख के किया जाएगा। तो जो अभी सीपी राधाकृष्णन को जो इन्होंने एक उम्मीदवार बनाया है, तो सबसे तो पहले वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा बात कि तमिलनाडु से आते हैं। उनकी राजनीतिक जर्नी भी बड़ा मतलब एक बोले संघ के साथ साथ एक अच्छी जर्नी बोली, बिना विवादों के उनकी मतलब राजनीतिक जो कैरियर रही है वो रही है। और इसीलिए संजय राउत ने उनके बारे में कहा कि राधाकृष्णन पिछले 1 साल से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं और राजनीतिक में बेहद संतुलित और गैर विवादास्पद व्यक्तित्व है। हमें खुशी है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को देश का उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। हम ऐसी नियुक्ति को हमेशा स्वागत और अभिनंदन करते हैं, लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, हम विपक्ष में। इंडिया गठबंधन सामूहिक निर्णय लेगा और शिवसेना जो भी निर्णय लेगी उसे मानेगी। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक भी होनी है, जहां उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो संजय राउत ने भी सीपी राधाकृष्णन का तारीफ किया है। अब सीपी राधाकृष्णन है कौन? ये 1957 में तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ था, और 17 साल की उम्र में वो संघ को ज्वाइन किए थे। उसके बाद संघ के साथ वो देखा गया तो 1997 या 8 में 2 बार वो लगातार जो है वो तमिलनाडु से लोकसभा के सांसद के रूप में जीत कर गया है। और 2000 जो 20 और 22 में वो केरल के प्रभारी भी रहे हैं। और देखा जाए तो जो 2023 में और झारखंड के गवर्नर रहे, और 2024 में महाराष्ट्र के गवर्नर है। ये उनकी जर्नी रही है, और जो उनका जो एक तरह से बिना विवादों के भरा उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। ये मोटा मोटी उनकी एक जीवनी है। संघ में वो जुड़े हुए थे, 17 साल की उम्र में संघ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और काफी सचिव के पद पे भी गए, तो काफी उन्होंने संघ में भी काम किया। तो अब बीजेपी ने इनको उम्मीदवार घोषित किया। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि तो वो तमिलनाडु से आते हैं, और बीजेपी तमिलनाडु में अपना जमीन जो है तलाश रही है। और अब ये अगर सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी उम्मीदवार बना दी, तो कहीं ना कहीं एम के स्टालिन को भी एक दुविधा में डाल दिया होगा कि एम के स्टालिन का विरोध करें क्या। क्योंकि आप जानते हैं कि एम के स्टालिन हमेशा से वो एक अलग तमिल भाषा को लेकर या जो हिंदी भाषा है उसको लेकर वो उनका बयान आता रहा है। तो अगर तमिलनाडु के एक जो बोल रहे हैं कि रहने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पे अगर वोट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में एक गलत मैसेज आएगा। अब देखना होगा कि वो इसको समर्थन करते हैं या नहीं।
ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो समर्थन करेंगे, लेकिन मुश्किल तो होगा उनके साथ कि वो सीपी राधाकृष्णन को मतलब इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। तो कहने का क्या मतलब है, ये अब बीजेपी का एक तो देखा जाए तो ओबीसी का कार्ड खेला उन्होंने। अब साउथ में अगर इस मुद्दे को भुनाना पड़े उनको कि देखो हमने साउथ के से आने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा वो बना के लेके आके खड़ा कर सकते हैं। तमिलनाडु से लेकर और कहीं केरल में भी वो प्रभावी रहे थे चुनाव का, 2020 से 22 के बीच में वो केरल के प्रभावी भी थे चुनाव का। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपना साउथ के वोट बैंक या साउथ में अपनी पैठ बनाने के लिए ये सब प्रयास कर रही है, पहला दृष्टया में यही लगता है। तो अब देखना होगा कि कौन कौन, एक तो ओबीसी कार्ड भी खेल सकते हैं कि भाई देखो हमने ओबीसी व्यक्ति को, एक ओबीसी के जो ओबीसी कैटेगरी से आने वाले व्यक्ति को हमने उपराष्ट्रपति बनाया, तो ये ओबीसी के जो पीडीए या जो भी चल रहा है ओबीसी वाला कार्ड, वो कहीं ना कहीं इसको फेल कर सकते हैं, पंचर कर सकते हैं। जो भी राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस गाड़ी को पंचर कर सकते हैं। मतलब वो दिखा सकते हैं देखो ओबीसी प्रधानमंत्री भी है और ओबीसी उपराष्ट्रपति भी बना दिया है, और राष्ट्रपति भी एक तरह से देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी से आती है। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो वो इसको आने वाले दिनों के चुनाव में अच्छे तरीके से अगर बोलेंगे भी नहीं तो एक मैसेज तो जा सकता है कि देखो, इनडायरेक्टली मैसेज जाना भी एक बहुत बड़ा चीज होता है कि इनडायरेक्टली मैसेज देखो कि ओबीसी कैटेगरी जाने, और दूसरा वो साउथ को भी साधने के लिए साउथ के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संघ को भी खुश कर दिया। संघ के साथ जो उनका देखा होगा विगत कई सालों से चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था काफी, आपको न्यूज में भी पता चल रहा होगा कि बहुत ही कम्युनिकेशन गैप है संघ और बीजेपी में। सेंट्रल लीडरशिप की बात करूं तो जो वो एक जो गैप है ना, वो कहीं ना कहीं इसको करके वो उसको भी साधने का प्रयास, क्योंकि संघ जो है बीजेपी के अगर देखा जाए तो आंख नाक कान है जमीन के ऊपर। उनके जो कार्यकर्ता है, संघ के जो प्रचारक हैं, वो पूरा उनका निगाह रहता है कि भाई समाज में या जो निचले स्तर पर जमीन के स्तर पर क्या चल रहा है, क्या जनता मांग कर रही है, या जनता की क्या इच्छा है, कहाँ पे बीजेपी गलत कर रही है। तो इस सब मैसेज को कम्युनिकेट करना और बीजेपी तक पहुंचाना संघ का काम है। तो अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और कई लोग मानते हैं 2024 का चुनाव में एक तो जेपी नड्डा जी का जो बयान था और दूसरा जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हुआ वो बयान को लेकर भी, और उसके पहले भी ऐसे उनके बीच में उतना एक संतुलन नहीं था, तो जिसकी वजह से 2024 में उनको जो 400 का आंकड़ा का वो लोग टारगेट रखे थे 240 पे आके सिमट गए। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि संघ को इग्नोर करके बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो ऐसा नहीं बोल सकते कि संघ ही सब कुछ है, लेकिन बीजेपी को भी बूस्टर चाहिए कि कोई पीछे से सपोर्ट चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज सारी पार्टी, अभी जो वोट चोरी वाला मामला है, ये ऐसा मुद्दा है कि सारे जो अभी देखिए अरविंद केजरीवाल भी हार गए, अगर जीते होते तो वो बोलते वो नहीं सपोर्ट करते, लेकिन उनका आप मानेंगे कि देखो मुझे तो हराया गया है, वोट चोरी करके हराया गया। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल मुझे लग रहा है कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर इस समय देखिए जो देश में जो पार्टियां हैं वो वो हर जगह चुनाव हार चुके हैं। जैसे समाजवादी पार्टी हो, तेजस्वी यादव का भी हो, वो भी अपने जगह पे वो विपक्ष में ही है। तो कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं, या महाराष्ट्र देख लीजिए कि वोट चोरी के मामले में सारे लोग एक राहुल गांधी के पैनल के तिले आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो बिहार में जो उनका रैली हुआ था, जो उन्होंने बिहार में शुरू किया था, बिहार में वोट चोरी यात्रा, वो कई लोग बोलता हूँ उनके समर्थक को बताएंगे सफल है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि वो रैली में उतना भीड़ नहीं जुट पाया जितना कि वो लोग उम्मीद कर रहे थे, उस तरह नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी के मामला जो है जो चल रहा है उसमें भी एक बहुत बड़ा दांव खेल सकता है आने वाले दिनों में। ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, 9 सितंबर को चुनाव होगा, और ये भी खबर आने लगी है कि जो विपक्षी दल के जो नेता है राष्ट्रपति पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वी सुदर्शन रेड्डी जो है भारत के बहुत बड़े प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका बहुत बड़ा कानूनी करियर वो, जिसमें वो आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य शामिल है। तो उनका काफी बड़ा एक
कैरियर भी है न्यायाधीश के रूप में। तो देखना होगा कि उनकी और इनकी लड़ाई, ऐसे देखा जाए तो जीतने के कम चांसेस है, जीत नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो एनडीए के पास मतलब मैजिक फिगर है जिससे कि जिसको चाहे वो जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी जो जो कोई भी इंडिया अलायंस जो है वो प्रयास करेगी जीतने का, और वो कोई भी विपक्षी दल वो चाहता है कि अपना कैंडिडेट उतारे, हारे जीत अलग बात है, लेकिन चुनाव में तो आपको उतरना पड़ेगा ना। अब ये जो है 1946 में जो इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1971 को हैदराबाद में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराए थे, और 1946 में जन्म हुआ था। 1988 और 90 के दौरान सरकारी वकील के रूप में कार्य किया। 90 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया, और उसके बाद 95 में आंध्र प्रदेश को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद नियुक्त किया गया। दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, और 12 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया। 8 जुलाई 2011 को उन्होंने मतलब उन्होंने पद को अपने त्याग दिया। तो देखा जाए तो उनका भी एक बहुत अच्छा कैरियर रहा है एक न्यायाधीश के रूप में। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौन इसमें और क्या क्या किधर का किधर शिफ्ट होता है। अब संजय राउत किसको वोट देते हो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि संजय राउत की पार्टी या संजय राउत किस तरफ जा रहे हैं, और एक के जो जो स्टालिन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनका क्या इस पे अपना रुख होगा, क्योंकि तमिलनाडु के तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुश्किल तो होगा, जो एम के स्टालिन है उनको मुश्किल तो आएगी। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज क्या इतना ही।